नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले 10-12 दिन भारत में बड़े उथल-पुथल भरे रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली के अंदर 2 बड़े टेरर मॉड्यूल्स पकड़े जाते हैं, जिनके पास से लगभग 3000 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल मिलता है। उसके बाद दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उसी दौरान जो बिहार चुनाव है, उसका रिजल्ट आ जाता है। तो सभी की नजरें या तो दिल्ली के ऊपर थी या पटना के ऊपर थी और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इन्हीं खबरों को कवर कर रहा है। लेकिन इतनी ही महत्वपूर्ण या कहीं इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी घटना हुई है जिसके ऊपर शायद किसी की नजर नहीं जा रही है और मेन स्ट्रीम उसे कवर नहीं कर रहा है। उसका कारण है, दिल्ली के अंदर ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजिव मिलता है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी पता लगती है, वो फिजिकली दिखता है तो मीडिया के जो कैमरे हैं ना उसे पकड़ते हैं, या कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद उसे दिखाते हैं। और पटना में भी आप जाएंगे, ढोल बज रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई नेता बाइट दे रहा है, तो वो कैमरा में कैप्चर होता है तो आपको दिखा देते हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो रहा है कि आपने पिछले लगभग एक हफ्ता पहले घटना सुनी होगी कि जो दिल्ली का एयरपोर्ट है कि किस तरीके से कई घंटों तक लगभग वो बाधित रहा। जीपीएस स्पूफिंग की खबर आती है कि लगभग 800 से ज्यादा प्लेन या तो देर से उड़ रहे थे या उड़ ही नहीं पा रहे थे। मैं खुद उसमें फंस गया था, 2.5-3 घंटे मेरी फ्लाइट लेट थी। अब उसके बाद वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट मानकर छोड़ दिया गया कि ठीक है, जांच हो रही है, सब कुछ है, लेकिन वो अब एक ट्रेंड बन गया है। उसके बाद जो मुंबई है, मुंबई का जो एयरपोर्ट है, उसके ऊपर फिर से जीपीएस स्पूफिंग हुई है 13 तारीख के ऊपर। और मुंबई का एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक है। दिल्ली मुंबई दोनों हाई प्रोफाइल है, एक आर्थिक राजधानी, एक पॉलिटिकल राजधानी। और उसके बाद अब नई घटना घटित हुई है, वो कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर हुई है 14 तारीख को। वहां पर भी स्थिति उतनी ही गंभीर है। तो जो ये भारत का जो एविएशन सेक्टर है उसको किस तरीके से वेपनाइज करने का प्रयास है, या भारत ही कुछ कर रहा है, कुछ एक तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर ले रहा है, इन चीजों के ऊपर बात होगी। और बात होगी नौगाम के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उसकी सच्चाई क्या है। जो एक्सप्लोजिव मिला इस जांच के दौरान वो नौगाम पुलिस स्टेशन में रखा होता है और अचानक से उसके अंदर विस्फोट हो जाता है, वो एक्सीडेंटल है कि वो जानबूझ के किया गया है, उसके ऊपर भी बात होगी। सबसे पहले स्पूफिंग। दिल्ली के अंदर जीपीएस स्पूफिंग होती है लगभग 120 किलोमीटर के दायरे के अंदर। जो भी प्लेन उड़ रहे हैं एक तरीके से वो दिशा भंग हो जाते हैं। भाई एक तो जीपीएस जो प्लेन होता है ना वो खुद से नहीं उड़ता, मतलब ऐसा नहीं होता कि पायलट खिड़की के बाहर देखता है कि भैया मुझे कहां जाना है, वो ऐसे नहीं होता। वो जीपीएस सिग्नल होते हैं जो सैटेलाइट से आते हैं, उसके माध्यम से उसे होता है फ्लाइट पाथ तय होता है कि मुझे इस दिशा में इस तरीके से जाना है और उसकी स्क्रीन के ऊपर वो दिखाई देता है। जीपीएस जैमिंग तो ये होती है कि भैया आपने जैम कर दिया, उसकी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया, उसे नहीं पता लग रहा मैं कहां हूं। लेकिन उससे भी खतरनाक है जीपीएस स्पूफिंग, कि भैया उसे लग रहा है मैं सही जा रहा हूं, लेकिन दरअसल वो अपना रास्ता भटक चुका है। जीपीएस स्पूफिंग में क्या होता है कि जो एक सिग्नल आ रहा है जिसके माध्यम से उसे आगे चलना है, आप एक ऑल्टरनेट सिग्नल दे देते हैं और पायलट ये जो सिस्टम है वो उसे पकड़ लेता है, असली को ना मान के जो नकली सिग्नल है उसे पकड़ता है। और वो नकली सिग्नल आपको 20 से 40, 50, 100 वो जितना चाहे उतने किलोमीटर आपको आपके रूट से अलग कर सकता है। आपको लग रहा है मैं दिल्ली जा रहा हूं, आप जा पटना रहे हैं। आपको लग रहा है मैं अमृतसर जा रहा हूं, पता लगा आपकी फ्लाइट जाकर लाहौर में उतर गई। ये कितना खतरनाक है। जब जैम हो गया तो पायलट को पता है कि जैम हो गया, मुझे नहीं पता कहां हूं, वो प्रयास करेगा जल्दी से जल्दी उतरना है। और जीपीएस स्पूफिंग में उसे लग रहा है मैं सही जा रहा हूं, और हो सकता है कि वो ट्रैप में फंस जाए, हो सकता है उसका अपहरण हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये जीपीएस स्पूफिंग का एक तरीका है और वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, हर एयरपोर्ट के ऊपर हो रहा है। दिल्ली का लगभग 120 किलोमीटर का दायरा ऐसा था जहां पर ये किया जा रहा था। अब कलकत्ता के अंदर भी लगभग 110 किलोमीटर का दायरा है, 50 नॉटिकल माइल्स है, कि वहां पर भी पता नहीं लग पा रहा है और वहां पर भी जीपीएस स्पूफिंग की जा रही है। मुंबई का एयरपोर्ट, भारत में जितना भी यूरोप से या वेस्ट से ट्रैफिक आता है वो सारा मुंबई और उसके रास्ते से आता है। तो तीनों कितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो चुने गए हैं। देखिए अब इसमें अलग अलग तर्क है, हर तर्क के ऊपर बात करते हैं। पहला तर्क तो ये दिया जा रहा है कि भैया जो भारत है वो खुद ही टेस्टिंग कर रहा है, कि भविष्य में कुछ होने वाला है तो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसकी तैयारी भारत कर रहा है। अभी खबर यह भी आई है कि जो सैटेलाइट नेविगेशन के जैमर्स हैं, स्पूफर्स हैं, भारत उन्हें पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में लॉन्च कर रहा है। कि मान लीजिए एक मिसाइल आती है, मिसाइल भी उसी तरीके से आती है, वो भी सैटेलाइट से गाइडेड होती है।
कि भैया मुझे इस फ्लाइट पाथ पे चलना है, या उनका कोई प्लेन आ रहा है वो भी उसी तरीके से चलता है। तो भारत उस तरह के जैमर्स और स्पूफर्स लगा रहा है कि मान लीजिए भविष्य में बाहर से कोई यूएवी आता है, प्लेन आता है, कुछ भी सामान आता है, तो उसे हम जैम कर सकते हैं या उसकी स्पूफिंग कर सकते हैं कि भैया मिसाइल आई, उसे लग रहा है मैं दिल्ली की तरफ जा रही हूं, लेकिन हमने उस तरीके से फ्लाइट पाथ दिया कि वापस जाकर वो पाकिस्तान में घुस गई, या जो भी सामान है। तो वो उस तरह के स्पूफर्स और जैमर्स भारत लगा रहा है और कहा जा रहा है कि उसकी टेस्टिंग चल रही है। और पहले दिल्ली वाले केस में तो बहुत लोगों ने यह भी कहा कि संभवतः भारत कोई फॉल्स सिग्नल दे रहा था ताकि उसे पकड़कर कुछ लोग सिस्टम में कूद पड़े और वो उन्हें पकड़ा जा सके, भैया ये कहां से हैं। बेट डालते हैं ना शिकार के लिए, पहले वहां शेर पकड़ने के लिए बकरी को छोड़ दिया जाता है कि वो करने का प्रयास था। लेकिन अब इनमें से कुछ सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल, भारत को अगर टेस्टिंग ही करनी है तो आप अपने इतने हाई प्रोफाइल रूट्स के ऊपर क्यों करेंगे, जहां कई सौ फ्लाइट्स एक साथ उड़ रही हैं, आप उस दौरान वो टेस्टिंग क्यों करेंगे। अगर आप उस दौरान वो टेस्टिंग कर रहे हैं तो भैया ये बहुत चांसेस हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। मान लीजिए एक आध प्लेन भी इधर उधर हो गया, उसके साथ गड़बड़ हो गई, तो आप उतनी मुश्किल सिचुएशन में क्यों टेस्ट करेंगे। और आपको अगर टेस्ट करना है, आपने दिल्ली के ऊपर टेस्ट कर लिया, ठीक है, हो गया टेस्ट, फिर आप उसे मुंबई के ऊपर भी कर रहे हैं, फिर आप उसे कलकत्ता के ऊपर भी कर रहे हैं, तो भैया टेस्टिंग हो गई, कोई प्रोजेक्ट सफल हो गया तो वो एक जगह हो गया, बार बार हर जगह क्यों करना है। और ये कहा गया कि जो बेट है वो डाली जा रही थी, ठीक है, आपने दिल्ली में बेट डाल दी, मान लीजिए कोई फंस गया, अब वो इतना बेवकूफ तो नहीं कि वो मुंबई में भी फंसेगा, फिर कलकत्ता में भी फंसेगा। यानी कि जो आपका वेस्टर्न फ्रंट है, जो ईस्टर्न फ्रंट है, जो नॉर्दर्न फ्रंट है, जो भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट में से एक है, दिल्ली तो सबसे बड़ा ही है, और मुंबई में भी रिकॉर्ड है कि एक दिन में 1000 से ज्यादा फ्लाइट वो ऑपरेट कर सकते हैं। कोलकाता कितना महत्वपूर्ण है, तो अचानक से ये जिस तरीके से हो रहा है, ये मतलब एक तरीके से समझने में कि भारत क्यों करेगा, उसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज, डीजीसीए ने गाइडलाइन जारी की है कि 10 मिनट के अंदर, आपको पायलट उड़ रहा है, उसे महसूस हुआ कि जीपीएस स्पूफिंग हो गई या नीचे से एटीएस को होता है, तो 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट करना है ताकि हम पकड़ सके कि कहां से हो रही है। अगर हम ही कर रहे होते तो डीजीसीए ये गाइडलाइन क्यों जारी करती। उसके बाद ये, अगर आप देखेंगे डेमन सिमन्स ने एक तरीके से फोटो डाला है, तो देखिए दिल्ली के अंदर हुआ, उसके बाद मुंबई के हुआ, और मुंबई में आप देखिए जो वो 2 लाइनें हैं, वो पूरा रूट है जो वेस्ट से आता है, तो कितना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स इसी रूट से जा रही हैं। उसके बाद कलकत्ता, कलकत्ता में आप नो टाइम जारी करते हैं, आप नो टाइम जारी करते हैं पॉसिबल जीपीएस इंटरफेरेंस के लिए, कि जीपीएस हो के इंटरफेरेंस हो सकते हैं, हम नो टाइम, देखिए जब जीपीएस इंटरफेरेंस हो गए तब आप नो टाइम जारी कर रहे हैं। नो टाइम तो कब जारी करने चाहिए, पहले से एडवांस में, कि भैया 12 तारीख से 14 तारीख तक हम ये करेंगे तो नो टाइम है। एक्सरसाइजेज हुई ना बहुत सारी, उस दौरान कर सक, पहले ही बता दिया था 10 दिन पहले कि भैया इस तारीख से इस तारीख होगी, नो टाइम जारी। अब सवाल यह है कि जब हो गया तब नो टाइम क्यों जारी किया गया। तो फिर से ये सवाल उठता है कि अगर हम ही कर रहे हैं, हमें पता था हम करेंगे, तो भैया ये ट्रायल करने थे कुछ अपने सिस्टम्स के, तो पहले से नो टाइम जारी होना था, उस दौरान क्यों हुआ। तो ये इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए एक प्लेन उड़ रहा है, वो दिशा भंग हो जाता है और वो जाकर कोई हाई प्रोफाइल टारगेट है उससे टकरा जाता है, हाई प्रोफाइल उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट है उससे जाके टकरा जाता है, तो कितना एक तरीके से कह सकते हैं कि खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। एक तरीके से मिसाइल की तौर पर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस हद तक उसे वेपनाइज किया जा सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि भारत में हो रहा है, पूरी दुनिया में बहुत जगह, और बल्कि भारत में तो नवंबर 2023 से लेकर फरवरी 2025 तक भारत में 465 स्पूफिंग के, जीपीएस स्पूफिंग के इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं। तो आप ये देखिए कितना बड़े स्केल पर ये चीजें करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी चीज, अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग बैठकर कर रहे हों। होता क्या है कि जीपीएस को स्पूफ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। आपको जीपीएस जनरेटर, सिग्नल जनरेटर चाहिए होते हैं, उससे आप आसानी से कर सकते हैं। एक गाड़ी सी आती है, उसके ऊपर एंटीना लगा होता है, बड़े आसानी से आप चीजें कर सकते हैं, लेकिन उनका दायरा बहुत छोटा होता है। वो इतने पावरफुल नहीं होते कि आसमान में 10-20 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा जो जहाज है,
उसके जीपीएस स्पूफ कर सके। हो सकता है कि जमीन के ऊपर कुछ दायरा हो छोटा सा, उस दौरान आपके फोन के अंदर आपका जो जीपीएस सिग्नल है वो ना काम करे, वो स्पूफ हो जाए, वो संभावना है। लेकिन 110-20 किलोमीटर के दायरे के अंदर और 10 किलोमीटर ऊपर तक, इतने बड़े दायरे के अंदर ये सब करना, ये कम से कम छोटे जीपीएस जो सिग्नल जनरेटर्स होते हैं, स्पूफर्स होते हैं, उनके बस की बात नहीं है। यानी कि इसके लिए आपको बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए, एक बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। अब जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है, जहां तक जानकारी प्राप्त हुई है, वो 10-20 किलोमीटर से ऊपर की रेंज नहीं है। तो पहली बात तो पाकिस्तान को यहां आना पड़ेगा, 10-20 किलोमीटर वो करना पड़ेगा, तो संभावनाएं बहुत ही एक तरीके से नगण्य है। आप 125 किलोमीटर के दायरे की बात कर रहे हैं रिकॉर्डेड। उसके बाद जो भारत की कैपेसिटी है वो भी बहुत बड़ी नहीं है, वो भी कई 40-50 किलोमीटर के आसपास की है। जैमिंग की तो बहुत कई 100 किलोमीटर बहुत दूर तक कर सकता है, पूरा पाकिस्तान का जीपीएस जैम कर सकता है। स्पूफ वो आप 50 किलोमीटर से ऊपर की जो नॉन भारत की कैपेसिटी है, हो सकता है भारत ने बहुत कुछ अचीव कर लिया भैया। ऑफ सिंदूर में तो हमें ऐसी चीजें पता चली जो हम सोच भी नहीं सकते थे भारत कर सकता है। तो भैया नॉन में तो 50 है, अब मान लीजिए भारत ने 500 कर लियो तो बात अलग है, लेकिन जो नॉन कैपेसिटी है, जो जानकारी है, उसके हिसाब से तो भैया भारत 50-60 किलोमीटर मैक्स, इससे ऊपर नहीं कर सकता। तो वहां ये संभावना भी खत्म हो जाती है। फिर चाइना आता है, चाइना की भी एक बड़ी है, उसका एक दायरा और बड़ा है, वो और बड़े दायरे में कर सकता है। और जब भारत और म्यांमार और पूरे नॉर्थ ईस्ट में उसने करने का प्रयास किया था, तो भी बॉर्डर के पास लाकर अपना सामान तब वो कर पाया था। तो भारत के मध्य में आकर वो कुछ कर रहा है, या तो भैया ऐसा है कि अरेबियन सी के अंदर कोई ऐसी शिप घूम रही है उनकी, कोई ऐसी सबमरीन घूम रही है जो मुंबई में कर रही है, कलकत्ता में कर रही है, वो संभावनाएं भी बहुत मुश्किल है। उसके बाद जो कैपेबिलिटी है वो रशिया के पास है। अब रशिया के जिस तरीके से भारत के संबंध है, तो उसकी संभावनाएं और भी कम लगती हैं। अब बचा एक सस्पेक्ट, वो है अमेरिका। वही, उसी ने पूरा का पूरा ये जीपीएस वाला सिस्टम तैयार किया है। तो क्या ये मैसेज देने का प्रयास है भारत को कि भैया तुमने मिसाइल मारी, नूर खान उड़ाया, अब ये देखो हम ये कर सकते हैं? तो क्या ये कोई मैसेजिंग है, सटल मैसेजिंग भारत को देने का प्रयास है कि आपके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, जहां चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे हम वो कर सकते हैं? तो क्या ये उसके माध्यम से जो मैसेज है वो देने का प्रयास है? इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो दिल्ली वाली घटना हुई थी, उसके बाद उस हाई प्रोफाइल कमिटी जो उसकी जांच कर रही है, उसे अजीत डोभाल पर्सनली उसको एक तरीके से उसका ध्यान रख रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व है, देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। यानी कि इंसिडेंट्स बहुत हाई लेवल पे जाके एस्केलेट हुआ है। इसका मतलब जो ये सब कुछ हो रहा है, कम से कम भारत कर रहा है, इसके चांसेस बहुत कम मुझे लगते हैं। देखिए, कंफर्मेशन कुछ नहीं है, क्योंकि इतना फॉग है, इतनी एम्बिग्यूटी है, इतना सब कुछ है इसके बारे में, कि अभी सही तरीके से कोई अगर ये कहे कि मुझे बिल्कुल जानकारी है, तो ये लगभग असंभव है। जो मार रहा है तुक्का मार रहा है, अभी कह नहीं सकते कि असल में ये है कि ये है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो अभी के सिचुएशन में जो चांसेस ज्यादा लग रहे हैं वो ये है कि ये एक्सटर्नल है, इंटरनल के चांसेस कम है। बाकी और चीजें जो इसमें से निकल के आएंगी तो ज्यादा पता लगेगा, लेकिन फिलहाल के तौर पर एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस है उसका ज्यादा लग रहा है, इंटरनली संभावनाएं कम है। अभी एक घटना हुई थी 3 दिन पहले, बहुत लोगों ने कवर किया। अरे भारत का जो ना C-130 जो प्लेन है इंडियन एयरफोर्स का, वो कराची के ऊपर उड़ के आया, और उसके बाद वहां के लंडे बाजार में आग लग गई। बाजार का नाम है वहां एक, तो कि वहां पे आग लग गई और ये कनेक्ट करने लगे। दरअसल कोई भी 130 कराची के ऊपर गया ही नहीं, वो भी जीपीएस स्पूफिंग का शिकार हो गया। जो लोग उठा के बता रहे थे कि देखिए बिल्कुल कराची पोर्ट को छू के आ गया है, कराची की सीमाओं के अंदर से निकल के आया है, दरअसल वो भी उस जीपीएस स्पूफिंग का शिकार हुए। प्लेन असल में था कहीं और दिखाई कहीं और दे रहा था। तो आप ये देखिए, वॉरफेयर के सिचुएशन में, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन के दौरान ये कितनी चीजें खतरनाक हो सकती हैं, ये जीपीएस स्पूफिंग की ये घटना बताती है। इसलिए कह रहा हूं, दिल्ली पे सबकी नजर है, पटना पे सबकी नजर है, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। अब एक और बड़ी घटना घटित हुई है, वो है नौगाम में। नौगाम के जो पुलिस स्टेशन है वो श्रीनगर एयरपोर्ट से बहुत पास ही है। रात को लगभग 11:20 पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जबरदस्त। उसकी जो सीसीटीवी फुटेज आई है, बहुत दूर कोई घर है, तो घर ऐसे कांप रहा है बिल्कुल।
तो मतलब ब्लास्ट की इंटेंसिटी साफ दिखाई दे रही है कि बहुत जबरदस्त है। दरअसल जो भी एक्सप्लोजिव बरामद हुआ था पहली खेप में, लगभग 360 किलो एक्सप्लोजिव है जो दिल्ली से बरामद हुआ था, उसे नौगाम के उस पुलिस स्टेशन में रखा गया था, अमोनियम नाइट्रेट को, और वो एक्सप्लोड हो गया वहां पर। अब सवाल ये है कि देखिए, अभी जो डीजीपी है उनका तो बयान यह है कि ये एक एक्सीडेंटल घटना है, कि उसकी जांच कर रही थी एफएसएल की टीम, फॉरेंसिक जो टीम होती है उसकी जांच कर रही थी, और उस दौरान उसमें एक्सप्लोजन हो गया। पहली बात, जब कोई इस तरह का सामान मिलता है तो उसके अंदर से जितने डेटोनेटर्स हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो उसका इग्निशन कर सकती हैं, उसको एक तरीके से ज्वलनशील बना सकती हैं, फोड़ सकती हैं, वो सब हटा दी जाती हैं, तब जाकर उसे स्टोरेज किया जाता है। तो वहां पे स्टोरेज किया गया। इसमें 9 लोग मर गए हैं, 29 घायल हैं, भगवान ना करे संख्या और बढ़े। अब सवाल यह है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है वो ऐसा नहीं होता कि आपने उसके ऊपर पैर रख दिया तो फट गया, आपने हथौड़ा मार दिया तो फट गया, आपने माचिस की तीली ऐसे दिखा दी तो ऐसे ही नहीं फटता वो। उसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, 170 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाकर, जहां मैं कुछ जगह पढ़ रहा था उससे ऊपर जाकर वो फटता है। यानी आपको या तो कोई डेटोनेशन देना है, उसे एक्सटर्नल कोई किक देनी है, या कुछ कुछ ऐसा करना है कि वो अपने आप से नहीं होता। हाँ, उसमें कंटेमिनेशन हो, क्लोरीन हो, निकल हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, अगर होता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, तो हो सकता है हो जाए, लेकिन वो हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, तब जाकर वो एक्सप्लोजन होता है। तो अचानक से वहां रखा हुआ था। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, या तो लापरवाही इतनी थी कि आपने ऐसे ही उठा, देखिए इस तरह के एक्सप्लोजिव मटेरियल को संभालने की जो कश्मीर है, कश्मीर पुलिस है, वहां की जो यूनिट है, सिस्टम है, पहली बार नहीं है, उन्हें एक्सपीरियंस है। अब फिर भी वो उन्होंने क्या इस तरीके से रख दिया कि अपने आप फट जाए? प्रिकॉशन तो निश्चित तौर पर ली गई होंगी, या तो इतना बड़ा वहां पे प्रोसीजरल फेलियर है कि आप समझ ही नहीं सकते, या फिर इसमें कोई एक्सटर्नल एंगल है कि जो चाहता है कि क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस वहां रखे हुए थे इस केस से रिलेटेड, कि वो एविडेंसेस टेम्पर हो जाए और एक मैसेज देने का प्रयास हो। अब क्योंकि ये दूसरा वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पीएएफएफ नाम का एक आतंकी संगठन है, जेईएम से जुड़ा हुआ है, उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली है। डीजीपी कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंटल है, ऑफिशियल वर्जन यही है, हम मान रहे हैं कि यही है, लेकिन जो और सवाल उठ रहे हैं वो उसके ऊपर बात हो रही है। ये आतंकी संगठन क्लेम कर रहा है भैया मेरा है, मैंने किया है डेटोनेशन, हम मैसेज देना चाहते। कई बार आतंकी संगठन फॉल्स क्लेम भी कर देते हैं कि घटना हो गई, ठीक है, अब चलिए अपना नाम चिपका दो, होता ना, सामान कहीं बना और मेड इन इंडिया चिपका दिया, चाइना से बन गया है मेड इन इंडिया चिपका दिया, वही हुआ, इंसिडेंट कुछ और हुआ लेकिन उन्होंने अपना नाम, ये भी संभावना है। तो हो क्या रहा है कि इस, जैसे मैंने आपको पहले स्पूफिंग का बताया, अब इसका बताया, तो मतलब आप ये मानिए कि कहीं चीजें क्लियर हो नहीं रही हैं, क्योंकि अभी पीछे बैकग्राउंड में बहुत जबरदस्त चर्निंग चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो चीजें अचानक से एकदम स्पष्टता के साथ पहले ही पिक्चर में निकल गया है, उस वो हो नहीं पा रहा, और वही इस नौगाम के केस में है। कह दिया गया कि एक्सीडेंट है, लेकिन आतंकी संगठन क्लेम करता है, और जिस तरह का एक्सप्लोजिव है कि वो छोटी सी चीज से, ऐसा नहीं है ना कि ईंट के ऊपर रखा, ऊपर से हथौड़ा मार दिया वो फट गया, वो ऐसा नहीं होता। वो जो होता ना, दिवाली पे आप गंधक पोटाश मिला के चलाते हैं, वो वाला सिस्टम नहीं है। इसको बहुत हेवी एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए तब जाकर हुआ है। तो क्या किसी ने उसमें डेटोनेटर ऑलरेडी था, इन्वॉल्व किया हुआ था, कोई एक्सटर्नल सैबोटाज हुआ है, जो भी है, अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बस ये कहा गया कि एक्सीडेंट है, लेकिन कॉज ऑफ एक्सप्लोजन क्या है वो नहीं पता है। तो खैर, इसमें जो भी चीजें सामने निकल कर आएंगी और जो भी स्पूफिंग वाले केस में निकल के आएंगी, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा उसकी, एक तरीके से ट्रैक करते रहिएगा क्या चीजें हो रही है। खैर, इसमें से जो भी निकलेगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।